वेलकम स्टूडेंट। हम लोग चेन और क्रॉस स्टाफ सर्वे पढ़ रहे थे, जिसमें लीनियर मेजरमेंट में हम लोग चेन और टेप के साथ कौन कौन सा सप्लीमेंट्री इंस्ट्रूमेंट था, सहायक इंस्ट्रूमेंट था, उसके बारे में जिक्र कर रहे थे। हम लोग एरो तक पढ़ चुके थे। पेग्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि पेग्स का जो काम है वो एरो के जैसा ही होता है। जैसे एरो क्या है, एक मार्किंग पिन है जहाँ पे किसी भी पॉइंट को, जैसे चेन जहाँ पे ख़त्म होता है, चेन का इंड, उस पॉइंट पे हम लोग एरोज इंसर्ट करते हैं ताकि जो फॉलोअर है उस पॉइंट को खोज सके ईजिली। ठीक है। नॉर्मली क्या करते हैं फील्ड में, आप लोग जब सर्वे करने जाएंगे, एरो का यूज़ नहीं करके वहाँ पे कोई पैर से निशान लगा दिए, चाहे कोई पत्थर रख दिए, ईटा रख दिए वहाँ पे कि इस पॉइंट पे हम छोड़े थे, आगे बढ़ जाते हैं। जो आपका फॉलोअर है, चैन का जो दूसरा इंड पकड़ा है, वो उस पॉइंट पे जाके उस पत्थर को, ईटे को खोजता है और उस पॉइंट पे खड़ा रहता है। ठीक है। इसमें एरर आने का चांसेस है क्योंकि ये जो ईटा है या पत्थर है उसका विड्थ है। ठीक है। उसका कुछ ना कुछ विड्थ होगा, चौड़ाई होगा। अब ये इस पॉइंट पे पकड़ेगा फॉलोअर या इस पॉइंट पे पकड़ेगा, तो ये अगर 10 सेंटीमीटर का भी है तो 10-10 सेंटीमीटर का ईरर अगर रिपीट होता गया बार बार तो ये बड़ा ईरर हो सकता है। ठीक है। जो मार्किंग पिंस या फिर एरो रहता है वो पर्टिकुलर एक पॉइंट को चिन्हित करता है, जो फॉलोअर होगा उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर हैंडल को पकड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन है कि इस पॉइंट पे पकड़ा जाए हैंडल को या इस पॉइंट पे पकड़ा जाए। अगर ये 10 सेंटीमीटर का जो नॉर्मल विड्थ है ईटे पत्थर का, अगर उतना भी रहा तो ईरर आ सकता है। ठीक है। जो एक्यूरेट मेथड है, इसीलिए हम लोग को एरो को यूज़ करना चाहिए किसी भी पॉइंट को मार्क करने के लिए। ठीक है। अब देखिए, परमानेंट बेसिस पर, टेम्प्रेरी थोड़ा कुछ दिनों के लिए चाहते हैं कि ये मार्किंग पिन्स यहीं पे रहे, ठीक है, कोई उखाड़े नहीं, तो हम लोग कोई सस्ता जुगाड़, एक तरह से वुडन जो पेग्स है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। वुडन पेग्स कोई चुरा भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है और वो प्रॉपरली इंसर्ट हो जाता है। ठीक है। वो हाइट वाइज भी इससे थोड़ा कम, ये जैसे 40 सेंटीमीटर का है, वुडन पेग्स 15 सेंटीमीटर का होता है नॉर्मली, और उसका जो नीचे पॉइंटेड एंड रहता है, इस तरह से समझिएगा, नीचे पॉइंटेड एंड है, नुकीला है, जो इंसर्ट हो जाता है ज़मीन में, और ये जो हाइट है ये 15 सेंटीमीटर लगभग रहता है। ठीक है। इसका जो फेस है स्क्वायर शेप का रहता है, इस तरह से, ये 3 सेंटीमीटर एक साइड बाय 3 सेंटीमीटर, या फिर 2.5 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर, इस तरह का रहता है। ठीक है। इसका काम भी वही है जो एरोज का काम है। ठीक है। लेकिन किसी पॉइंट को टेम्पररी बेसिस पर फिक्स करने के लिए, जैसे कि कोई एंड ऑफ द डे है, वहाँ पे काम खत्म हो रहा है, नेक्स्ट डे हम लोग को फिर उसी पॉइंट से स्टार्ट करना है। ठीक है, वर्क को, तो हम लोग टेम्परेरी बेसिस पे कोई मार्किंग पिंस नहीं लगा के वहाँ पे वुडन पेग्स लगा देते हैं। ठीक है। ताकि वो किसी के नज़र में आए भी तो कोई उसको चुराए नहीं। ठीक है। कोई इसको उखाड़ के हटाए नहीं, और नॉर्मली ये मिट्टी के कलर में मिल जाता है, इसलिए नॉर्मली नज़र में भी नहीं आता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पेग्स को गाड़ते हैं ज़मीन पे, ताकि कोई भी टेम्पररी स्टेशन जो है वो फिक्स किया जा सके। अब नोट्स क्या बोलता है उसमें देखते हैं। वुडन पेग्स आर यूज टू मार्क द पोजीशन ऑफ द स्टेशन और टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ द सर्वे लाइन। ठीक है। किसी भी टर्मिनल पॉइंट्स को या फिर किसी पोजीशन को टेम्पररी बेसिस पे स्टैब्लिश करने के लिए वुडन पेग्स यूज़ किया जाता है। जैसे टर्मिनल है, कोई चेन सर्वे करते करते हम लोग अलाइनमेंट चेंज करते हैं। ठीक है। तो किस पॉइंट पे जाके हम लोग अलाइनमेंट चेंज किए, अपना रास्ता, दिशा चेंज किए, वहाँ पे एक पेग गाड़ दिए, ताकि किसी तरह का एरर हो तो दोबारा हम लोग को अगर उस पॉइंट पे आना पड़े तो खोजने में दिक्कत ना हो। वहाँ पे कोई एक पॉइंट गड़ा हुआ है, वुडन पेग्स है। ठीक है। कभी हम लोग को रिवाइज करना पड़े, ठीक है, तो ये काम आ सकता है। उसके बाद क्या बोलता है, दे आर मेड ऑफ टिम्बर जनरली 2.5 और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर फेस का होता है, टिम्बर का बना होता है। इसका इंड जो होता है, वन इंड नुकीला होता है और एक इंड जो फेस है वो स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है। एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, जैसा कि लंबाई हम पहले भी बताए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। टैपर्ड एट इंड, टैपर्ड मतलब कि इस तरह से टैपर्ड किया हुआ रहता है, नुकीला किया हुआ रहता है इंड पे, एक इंड पे। ठीक है। ये पेग्स के बारे में था। अब जो अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है रेंजिंग रॉड। ठीक है। रेंजिंग रॉड का पहले काम क्या है इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग रेंजिंग रॉड पे आएंगे, उसका कंस्ट्रक्शन पे आएंगे, क्या क्या उसका बनावट होता है, क्या फंक्शन है, पहले फंक्शन को समझते हैं। ठीक है। जैसे आपको कह दिया जाए सर्वे करते हुए इस दिशा में चलना है, ठीक है, तो आप कैसे समझेंगे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, या आप भटक भी सकते हैं। इनिशियली आपको कोई दिशा फिक्स कर दिया और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जाना है। हो सकता है कि आप भटकते भटकते थोड़ा सा दिशा चेंज कर दिए, 15 डिग्री मुड़ गए, आप इसी दिशा में जाने लगे, आपको लग रहा है कि हम सीधा चल रहे हैं, लेकिन किसी मतलब और डायरेक्शन में चले आप जाइएगा। ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रेंजिंग करते हुए चलते हैं सर्वे में। ठीक है। रेंजिंग क्या होता है, जैसे कि
ये 2 पॉइंट इनिशियली फिक्स था, ठीक है। इसी दिशा में आगे बढ़ना है। यहाँ पे जैसे सर्वेयर खड़ा है इसको लेके, ठीक है, खड़ा, ये पोल है, रेंजिंग पोल या रेंजिंग रॉड बोल लीजिए, एक तरह का पोल है। 2 से 3 मीटर का पोल होता है, जिसमें कि इस तरह से पट्टा अलग अलग कलर का, एक वाइट एक ब्लैक, एक वाइट एक ब्लैक, इस तरह का पोल रहता है, ठीक है। एक वाइट एक ब्लैक, 2 से 3 मीटर, नॉर्मली 2 मीटर का यूज़ होता है सभी जगहों पे। अगर हिली एरिया है, थोड़ा पहाड़ी इलाका है, तो 3 मीटर का यूज़ होता है। नॉर्मली हम लोग के बिहार यूपी वाले रीजन में 2 मीटर का जो रेंजिंग रॉड है वो यूज़ होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई खड़ा है, अब सही अलाइनमेंट हम लोग जा रहे हैं कि नहीं, एक रेंजिंग रॉड यहाँ पे भी है, ठीक है। अब यहाँ पे से इसको देख रहा है कोई इस तरह से, अगर थर्ड वाला इस तरह से दिख रहा है कि अगर थर्ड वाला इसको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तब ये तीनों एक लाइन में नहीं है, ठीक है। इस तरह से देख रहा है कि इसको देखते हुए अगर थर्ड वाला भी पोल इसको नज़र आ रहा है, तब ये एक अलाइनमेंट में नहीं है। तो उसको हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं। आप गलत लाइन दिशा में जा रहे हैं, आप लेफ़्ट होइए या फिर राइट होइए। अगर वो लेफ़्ट या राइट होते हुए इस पोजीशन पे आ जाता है कि अब इसको तीसरा वाला जो पोल है यहाँ से नहीं दिख रहा है, मतलब अब तीनों क्या है, एक अलाइनमेंट में है, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक अलाइनमेंट में हो गए। अब ये जाएगा आगे अगले चेन एज पे। अब यहाँ पे जो आदमी इसको पकड़े हुए था, खड़ा था, अब ये देखेगा कि वो उसको तीसरा वाला जो लास्ट वाला पोल है वो दिख रहा है या नहीं, ठीक है। अगर दिख रहा है तो सही दिशा में नहीं है, उसको लेफ्ट या राइट हम लोग ये करा के आगे बढ़ते जाते हैं और रेंजिंग करते हुए धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रेंजिंग का यही काम है। फिर रेंजिंग का और दूसरा भी काम क्या है कि इंटरमीडिएट कोई पॉइंट्स है, वो इंटरमीडिएट पॉइंट्स उस अलाइनमेंट में आ रहा है या नहीं, उसको भी चेक करने के लिए। जैसे कि 2 नोन पॉइंट है, बहुत दूरी पर विजिबल है दोनों एक दूसरे से, ए और बी, ठीक है। बीच में इसी के अलाइनमेंट में बीच में कोई सी डी पॉइंट फिक्स करना है, ठीक है। तो आप कैसे फिक्स करेंगे कि इसी के अलाइनमेंट में आ जाए, सी पॉइंट भी इसी दोनों के एकदम सीध में आए और डी पॉइंट भी इसी दोनों के सीध में आए। तो यहाँ रेंजिंग रॉड कोई लेके खड़ा होता है और यहाँ से देखता है इस तरह से, अब देखता है कि ये तीनों एक दिशा में है या नहीं है। कैसे पता चलेगा कि अगर इसको वो तीसरा वाला रॉड भी दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये या तो लेफ्ट है या फिर राइट है। इसको हम लोग दाएं बाएं करके तब तक दाएं बाएं करते हैं जबकि इसको वो लास्ट वाला जो रेंजिंग रॉड है वो दिखना बंद हो जाए, ठीक है। जैसे ही दिखना बंद होता है मतलब कि सी पॉइंट जो है ए बी के अलाइनमेंट में है, ए बी के जो रेखा है उसमें है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग डी पॉइंट को भी, अगर इंटरमीडिएट पॉइंट कोई डी है, इसको भी इस्टेब्लिश करना है चेन सर्वे में, तो हम लोग यही काम करते हैं, देखते हैं कि ये सब जो पोल्स है ये आपस में एक सीधे में है या नहीं है, ठीक है। तो ये काम रेंजिंग रॉड का है, रेंजिंग पोल्स का, दोनों का एक ही काम है, ठीक है। रेंजिंग पोल्स थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, रेंजिंग रॉड जो 2 से 3 मीटर का होता है, अल्टरनेट जो पट्टी होता है, स्ट्रैप होता है, वाइट और ब्लैक पेंट का हो सकता है, वाइट और रेड पेंट का हो सकता है, या फिर अल्टरनेटिव वाइट ब्लैक रेड तीनों का अल्टरनेटिव सक्सेसिव पेंट हो सकता है, ठीक है। और हर एक जो पट्टी है वो 20-20 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। जैसे कि 2 से 3 मीटर का ये हुआ आपका रेंजिंग रॉड, और हर एक पट्टी वाइट ब्लैक, इस तरह से वाइट, इस तरह से ब्लैक, फिर अगला वाइट, फिर ब्लैक, इस तरह से जो है। और हर एक पट्टी का जो कलर किया हुआ रहता है इस तरह से, हर एक पट्टी का जो लेंथ है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब आप लोग के माइंड में एक आइडिया क्लिक किया होगा कि 20 सेंटीमीटर किसका लेंथ था, याद करिए। चेन में एक लिंक का, एक कड़ी का जो लेंथ था वो कितना था, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे चेन को यूज़ नहीं कर सकते हैं और मेज़रमेंट करना है उस पॉइंट तक, तो वहाँ पे रेंजिंग रॉड को भी हम लोग हॉरिजॉन्टली इस तरह से किए और मेज़र कर सकते। कभी कभी ये शॉर्ट डिस्टेंस को मेज़र, 2 मीटर का तो अपने आप में है ही, लेकिन छोटा छोटा डिस्टेंस को भी अगर मेज़र करना है एक्यूरेटली तो ये काम आता है। जैसे कि कोई जंगल झाड़ है, वहाँ पे चेन लेके नहीं जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जानवर हो सकता है, सांप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे चेन लेके नहीं जा सकते। तो दूर और उस पॉइंट तक मेज़र करना है तो हम लोग दूर से ही रेंजिंग रॉड को हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, उस डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं। क्योंकि हर एक स्ट्रिप 20-20 सेंटीमीटर का है, ये पता है, तो इसको हम लोग माप लेते हैं कि कितने स्ट्रिप तक वो लेंथ है, ठीक है। या कभी कभी आपको सर्वे करते हुए जाना है, अब बीच में कोई छोटा मोटा नदी नाला आ गया, आप चाह रहे हैं कि आपके सर्वे वाले जो ये है
बुक है, फील्ड बुक है, उसमें उस नदी का भी डिटेल अगर लिख लेते हैं तो अच्छा होता, फर्दर कोई काम में आ जाता है। ठीक है, तो नदी का डेप्थ आप कैसे मापेंगे? चेन से तो आप माप नहीं सकते हैं। ठीक है, आप नाव पे हैं, नाव से क्रॉस कर रहे हैं छोटा सा नदी, आप चेन से तो माप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या नाव पे से क्या करते हैं, हम लोग इस रेंजिंग रॉड को इंसर्ट करते हैं नदी में, और जैसे बेड टच करता है उस पॉइंट पे हम लोग मार्किंग देख लेते हैं कि वाटर का जो सरफेस है किस पॉइंट को टच किया। ठीक है, और नदी का डेप्थ कितना है वहाँ पर कुछ कुछ दूरी पर हम लोग मेज़र कर लेते हैं। ये रिक्वायर्ड होता है जब भी आप सर्वे करते जाएँ, तो बीच में जितना भी नदी नाला आता है ज़रूरत होता है कि उसका भी डेप्थ को विड्थ को मेज़र करते चले, ताकि किसी भी पर्पस के लिए आप सर्वे कर रहे हैं, चेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे रोड बनेगा। ठीक है, चाहे कोई भी और प्रोजेक्ट बन सकता है, तो उस प्रोजेक्ट में नदी नाला पे भी तो वर्क होगा, वहाँ पे भी मिट्टी भराई का काम करना होगा, या फिर पुल पुलिया बनाना होगा। तो जो इंजीनियर्स हैं उनको डिसाइड करने में हेल्प मिलेगा कि इस नदी की गहराई क्या थी, यहाँ पे कितना मिट्टी भरना पड़ेगा, या फिर कितने लेवल पे हमको पुल को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का बहुत भी फर्दर वर्क को ये हेल्प करेगा रिवर का डेप्थ। तो रिवर का डेप्थ को हम लोग, बहुत सारा हाईटेक इंस्ट्रूमेंट है, साउंडिंग रॉड है, लेकिन आपके पास सपोज करिए चेनिंग करते हुए जा रहे हैं, आप एक्सपेक्टेड नहीं था कि बीच में कोई नदी नाला मिलेगा और आपको मेज़र करना है, तब ये इंस्ट्रूमेंट जो है वहाँ पे फ्रूटफुल हो सकता है, सहायक हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन यहाँ पे, लेकिन बेसिक एप्लीकेशन जो है किसी भी दिशा को अलाइन करने के लिए, एक सीधा में जा रहे हैं यानी अलाइनमेंट को चेक करने के लिए इस रेंजिंग रॉड का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, बातें हैं बुक के लैंग्वेज से, और कभी कभी ये जैसे कि थोड़ा धुंध वाला, फॉग वाला रीजन है, दिखने नहीं लगता है, बहुत थोड़ा धुंधला हो जाता है, तो इसके टॉप पे क्या करता है, कभी कभी कोई फ्लैग इस तरह से, झंडा वंडा, हाँ इस तरह से लगा देता है, ताकि दूर से दिखे कि हाँ वहाँ पे रेंजिंग रॉड कोई पकड़ के है। जैसे कि विजिबिलिटी थोड़ा लो हो गया, दूर तक दिख नहीं रहा है, फॉग वाला रीज़न है, या फिर बहुत दूर में कोई पॉइंट है, वहाँ पे कोई रेंजिंग रॉड लेके खड़ा है, तो इसके ऊपर फ्लैग कभी कभी लगा देता है। ठीक है, और भी बहुत सारा इसका यूज़ है, अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर फंक्शन था, पर्पस था इसका यूज़, वो हम लोग देख लिए। ठीक है, अब आते हैं बुक के हिसाब से इस रेंजिंग रॉड को डिफाइन करते हैं। रेंजिंग रॉड हैव ए लेंथ ऑफ आइदर 2 मीटर और 3 मीटर। ठीक है, दो लेंथ में अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन नॉर्मली जो यूज़ होता है वो 2 मीटर वाला यूज़ होता है। इट इज़ पेंटेड इन अल्टरनेटिव बैंड्स। ठीक है, पेंट किया जाता है अल्टरनेटिव बैंड्स में, अल्टरनेटिव, एक उजला तो एक काला, जरूरी नहीं कि उजला काला ही रहे, लाल भी हो सकता है, अल्टरनेटिव बैंड। अब बैंड का कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, ऑफ आइदर ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, उजला या काला, और रेड एंड वाइट, लाल या उजला, और ब्लैक रेड और वाइट, तीनों के कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक उजला लाल काला, फिर उजला लाल काला, इस तरह से अल्टरनेटिव तीनों रंग को भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ईच बैंड बीइंग 20 सेंटीमीटर डीप, हर एक बैंड जो है वो 20 सेंटीमीटर डीप होता है। सम टाइम इट इज़ यूज्ड एज लेंथ डेप्थ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि बताएं, कभी कभी इसको लेंथ को मेज़र करने के लिए या फिर डेप्थ को मेज़र करने के लिए भी एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, बट मेनली रेंजिंग रॉड्स आर यूज्ड टू रेंज सम इंटरमीडिएट पॉइंट्स इन द सर्वे लाइन। लेकिन इसका जो बेसिक फंक्शन है जिसके लिए रेंजिंग रॉड डिफाइंड है, वो किसी सर्वे लाइंस के बीच में कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स है उसको रेंज करने के लिए, वो उस अलाइनमेंट में है या नहीं, उसके लिए ये रेंजिंग रॉड है। क्लियर? ठीक है, अब सिमिलरली रेंजिंग पोल्स है, रेंजिंग रॉड्स का ही बड़ा भाई एक तरह से समझिए रेंजिंग पोल्स है। रेंजिंग पोल्स का जो हाइट होता है वो इससे बड़ा होता है। ठीक है, रेंजिंग रॉड से बड़ा होता है, ये हिली एरियाज में यूज़ करते हैं। रेंजिंग पोल्स आर सिमिलर टू रेंजिंग रॉड एक्सेप्ट दैट दे आर लॉन्गर एंड ग्रेटर डायमीटर एंड आर यूज्ड इन द केस ऑफ वेरी लॉन्ग लाइन्स। ठीक है, लेकिन इसका यूज़ जो होता है, मतलब ये डायमीटर भी इसका ज़्यादा है, हाइट भी ज़्यादा है, तो इसका यूज़ कहाँ पे होगा, हिली एरिया में होगा, या फिर बहुत लंबा लंबा कोई लाइन से हम लोग सर्वे करने जाना है, ठीक है, तो दूर दूर तक थोड़ा सा सर्वे करना है, थोड़ा स्टीप टेरेन भी है, फ्लैट सरफेस नहीं है, तो वहाँ पे रेंजिंग पोल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट है, आप लोग देखिए अब जो लिखा है इंस्ट्रूमेंट के बारे में इनिशियली, उसमें अगला इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, ऑफसेट रॉड। ठीक है, ऑफसेट रॉड। ठीक है, ऑफसेट रॉड जो है वो सिमिलर है रेंजिंग रॉड के जैसा ही, लेकिन इसका काम क्या है थोड़ा सा अलग है। ये वुडन का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, 3 मीटर इसका भी हाइट होता है नॉर्मली, और इसके टॉप पे इस तरह से नोच, इस तरह से नुकीला बना होता है।
टॉप पे इस तरह से। इसका काम क्या है, जैसे कि चेन किसी झाड़ी में फंस गया, आप चेनिंग करते हुए जा रहे थे, चेन किसी झाड़ी में फंस गया, तो उसको वहाँ से खींचने के लिए इसका यूज़ होता है। यहाँ पे हुक जैसा बना होता है, ठीक है, किसमें, ऑफसेट रॉड में, ठीक है। और 1.5 मीटर के हाइट पर 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिल्ट बना होता है, मतलब छेद बना होता है आर पार, ठीक है। उसका यूज़ क्या है समझिएगा, ठीक है। जैसे एक होल यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में बना है, जो आर पार देख सकते हैं, एक होल यहाँ पे बना है, उसके जस्ट एक सेकेंड, उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। ये पूरा जैसे कि अभी तक जो पढ़े थे रेंजिंग रॉड के बारे में, वो पूरा सॉलिड था। अब इसमें क्या है कि इस साइड से हॉलो किया हुआ है ताकि कोई जो सर्वेयर है वो देख सके, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी 90 डिग्री पे इस साइड भी होल किया हुआ जो आर पार दिख सके, ठीक है। जैसे अलाइनमेंट हम लोग देख रहे हैं, ए से बी इस दिशा में हम लोग को दिख रहा है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। अब चाह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे कोई ऑफसेट रॉड लेके खड़ा है, ठीक है। ये पहले यहाँ से देखेगा, इसमें जो ये होल है इस डायरेक्शन वाला, इससे ए दिख रहा है कि नहीं और बी दिख रहा है कि नहीं, मतलब अलाइनमेंट सही है। अब इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक होल है, इससे हम लोग कोई इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है उसका डिटेल लेना चाह रहे हैं और पता करना चाह रहे हैं कि इस लाइन के जस्ट वो परपेंडिकुलर है या नहीं। जैसे कोई मंदिर हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, ये चाह रहे हैं कि इस लाइन के जस्ट वो परपेंडिकुलर है या नहीं, उसको चेक करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस होल से देखते हैं क्या वो मंदिर दिखाई दे रहा है, क्या वो स्कूल दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है मतलब ए बी लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर में ये ऑफसेट अभी खड़ा है, ठीक है। समझ में आई बात, क्या बोले कि जैसे कि किसी भी कोई लाइन है, सर्वे लाइन है ए बी, ठीक है, कोई सर्वे लाइन है ए बी, प्लान देख रहे हैं, जैसे प्लान देख रहे हैं, यहाँ पे कोई मंदिर है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि इस चाहते हैं कि ये सर्वे लाइन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना है ये भी मेज़र कर लें। जैसे आगे कोई स्कूल है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका, ये भी मेज़र कर लें। तो इस तरह से परपेंडिकुलर ऑफसेट का आवश्यकता पड़ता है सर्वे लाइन। अब क्यों पड़ता है इसको आप लोग सोचेंगे, जैसे जैसे आगे सर्वे में जाएंगे तो ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैट्रिक में आपको याद होगा कि इस तरह का एरिया का हम लोग कैलकुलेशन करते थे कि इस तरह का क्षेत्रफल का एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या था, सर्वे का ही वहाँ पे एग्जाम्पल था। किसी एक पॉइंट से सर्वे करते हुए ये डिस्टेंस इतना है, यहाँ से परपेंडिकुलर, ये ट्रायंगल का एरिया, ये समलंब चतुर्भुज का एरिया, इस तरह से एरिया निकालते थे। तो वो सर्वे का ही पार्ट था जो अभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्यों करते थे वैसा, ठीक है। जैसे जैसे सर्वे आप लोग पढ़ते जाएंगे आगे वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। अभी सिंपली इतना समझिए कि ए से बी कोई पॉइंट है, ठीक है। किसी पॉइंट से चाह रहे हैं कि ये जो मंदिर है चाहे फिर ये जो स्कूल है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चले। तो आप ये पहले कैसे डिसाइड करेंगे किस पॉइंट पर जाके इस मंदिर के या स्कूल के जस्ट परपेंडिकुलर हम खड़े हैं। ये कैसे पता करें कि आप जैसे यहाँ पे गए हैं, इस लाइन पे आगे बढ़ते बढ़ते वो कौन सा पॉइंट है, क्या ये पॉइंट है, ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट, किस पॉइंट पर आके आप उतने बड़े फील्ड में डिसाइड कर पाए। देखने से तो हमेशा हर एक पॉइंट परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है, यहाँ पे खड़े लगेगा कि परपेंडिकुलर ही तो है, लेकिन एक्यूरेटली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है आप थोड़ा सा ज़्यादा इधर हो या फिर आगे हो, ठीक है। तो हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये डिसाइड करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के जस्ट हम परपेंडिकुलर खड़े हैं या नहीं इस सर्वे लाइन में। तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ऑफसेट रॉड। इस ऑफसेट रॉड में 2 डायरेक्शन में होल किया हुआ रहता है, एक इस डायरेक्शन में और एक जस्ट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हम लोग अलाइनमेंट को मिलाते हैं कि इस अलाइनमेंट में है कि नहीं। तो बिना उसका पोजीशन चेंज किए, एक बार जब अलाइनमेंट हम लोग मिला लिए बिना पोजीशन चेंज किए, अब इस होल से, इस डायरेक्शन में जो होल है उससे देखते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है मंदिर या फिर स्कूल वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर हम लोग पीछे होते हैं या आगे होते हैं, तब तक आगे पीछे होते हैं जब तक कि इस डायरेक्शन वाला जो होल है उससे वो ऑब्जेक्ट दिखने ना लगे। अब जैसे ऑब्जेक्ट दिखने लगे तो उस पॉइंट को फिक्स कर दीजिए, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेन से मेज़र कर लीजिए, ठीक है, कि कितना ये डिस्टेंस है। तो ये काम छोटा लग रहा होगा, लेकिन फील्ड में जाएंगे तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है, ठीक है। तो ये ऑफसेट रॉड जो है ये सहायक वहाँ पे होता है, ठीक है। और इसका यहाँ पे जो नोच इस तरह से है, हुक है, ये हेज में फंसा हुआ, किसी झाड़ में फंसा हुआ चेन को निकालने के काम में आता है, ठीक है। तो ऑफसेट रॉड ऐसा है। अब इसको बुक के लैंग्वेज में समझते हैं। एन ऑफसेट रॉड इज सिमिलर टू रेंजिंग रॉड, ठीक है, रेंजिंग रॉड जैसा ही होता है, एंड हैज़ अ लेंथ ऑफ 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर इसका हाइट होता है नॉर्मली।
दे आर राउंड वुडन रॉड्स प्रोवाइडेड विथ ए नोच और ए हुक एट द टॉप एंड। नोच या फिर हुक कहाँ पे, टॉप एंड पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। द हुक फैसिलिटेट पुलिंग और पुशिंग द चेन थ्रू हेजेस। हुक कैसा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, किसी हेज में, किसी झाड़ में अगर चेन फंस गया है तो उसको पुल करने में या फिर पुश करने में या फिर किसी और ऑब्स्ट्रक्शन से ओवरकम होने में। द रॉड इज मेनली यूज्ड फॉर मेजरिंग थ्रू ऑफसेट नियर बाय। ये रॉड जो है नियर बाय कोई ऑफसेट है, परपेंडिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मेजर करने में ये सहायक होता है, ठीक है। इट हैज़ 2 नैरो स्लॉट्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सेक्शन। इसमें 2 नैरो स्लॉट्स होता है, नैरो स्लॉट्स होता है, सॉरी, नैरो स्लॉट्स मतलब आर पार होल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, ठीक है। एंड सेट एट राइट एंगल टू वन अनदर एंड द आई लेवल, एट द आई लेवल फॉर अलाइनिंग द ऑफसेट। और ये जो होल होता है किस लेवल पे होता है, नॉर्मल जो 1.5 मीटर हाइट होता है, 5 फीट जो हाइट होता है सर्वेयर का, हम लोगों का, उस हाइट पर वो होल क्या होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर होल कर दिया जाए, वहाँ तक हम लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे। बहुत नीचे अगर होल कर दिया जाए तो बहुत झुकना पड़ेगा। तो इस हाइट पर रहता है जो सर्वेयर का, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का हाइट रहता है 1.5 मीटर, उस हाइट पर 2 डायरेक्शन में, जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होल क्या हो रहता है, ताकि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है उसका ऑफसेट डिस्टेंस हम लोग मेज़र कर सकें, ठीक है। ये ऑफसेट, ये बहुत बारीक अंतर है, ठीक है। नॉर्मली आप कितना बार भी पढ़ लें पता नहीं चलेगा रेंजिंग रॉड और ऑफसेट रॉड में क्या डिफरेंस है, लेकिन अगर मेरी बातों को आप ध्यान से सुने होंगे तो समझ पाए होंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस है। या अभी भी कोई दिक्कत है तो आप फ़ोन करके आप इस चीज़ों को क्लियर करिए कि क्या, हाँ सर ये समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया, ठीक है। अब प्लास्टर लैथ्स देखिए क्या है, प्लास्टर लैथ्स या फिर वाइट, दोनों का फंक्शन क्या है। जैसे इस तरह का कोई पॉइंट है, इसमें वाइट बोर्ड इस तरह से, यहाँ पे कोई भी मार्किंग क्या हो सकता है, दूर कोई पॉइंट है, जैसे रेंजिंग रॉड या फिर किसी भी चीज़ से नहीं दिखता है, रेंजिंग रॉड इनविजिबल हो जाता है थोड़ा डिस्टेंस पे जाके, तो ये वाइट्स जो है लैथ्स बोल सकते हैं या फिर वाइट्स बोल सकते हैं। ये इस तरह से पट्टा होता है जिसपे कि सर्कुलर वाइट कलर किया हुआ रहता है या फिर रेड कलर किया हुआ रहता है, दूर से ही दिखे कि हाँ वो उस डायरेक्शन में वो पॉइंट है, ठीक है, चाहे इस डायरेक्शन में हमको जाना है। इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं, रेंजिंग रॉड के टॉप पे भी फिक्स कर सकते हैं, ऑफसेट रॉड के टॉप पे भी फिक्स कर सकते हैं इसको, ताकि दूर से वो डायरेक्शन पता चल सके, पॉइंट पता चल सके, ठीक है। इस तरह से घेरा हुआ रहता है, इसमें रेड कलर रहता है जिसका कि वेवलेंथ थोड़ा हाई होता है और दूर से ही वो दिख सके, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, प्लम्ब बॉब। प्लम्ब बॉब क्या है, जैसे साहुल, प्लम्ब बॉब क्या है, इस तरह से ये साहुल रहता है, हाँ। इसका बहुत सारा फंक्शन है। जैसे कोई भी जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसके पास, मैशन के पास ऐसा साहुल रहता है जो अलाइनमेंट को, वर्टिकल अलाइनमेंट को चेक करता है, ठीक है। उसी तरह से आप इस पोल को, कोई खड़ा है जैसे 3 मीटर, बहुत नॉर्मल हाइट होता है एक ह्यूमन बीइंग का 1.5 मीटर, और 3 मीटर का पोल है, थोड़ा भारी भी है, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा उसको टेढ़ा पकड़ता है, अलाइनमेंट उसका गड़बड़ा सकता है। तो हम लोग जो अलाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वो उसमें एरर आ सकता है। तो ये परफेक्टली वर्टिकल पकड़ा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए इसके साथ पैरेलली इसको हम लोग ये करते हैं, गिराते हैं, ठीक है, साहुल को। अगर इसका अलाइनमेंट, इस थ्रेड का, इस सूते का अलाइनमेंट और इसका अलाइनमेंट आपस में पैरेलल है, तब ये परफेक्टली वर्टिकल है, ठीक है, रेंजिंग पोल या रेंजिंग रॉड या ऑफसेट रॉड। अगर ये अलग डायरेक्शन में, ये ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल रहेगा ही रहेगा, प्लम्ब बॉब का लाइन, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है मैनुअली पकड़े हैं तो हो सकता है एरर आ जाए, वो थोड़ा सा अलाइनमेंट उसका वर्टिकल सीधा नहीं हो, ठीक है। तो ये सीधा सीधा पकड़ा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए, और इसका बहुत सारा फंक्शन है, ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस है, लेकिन चेनिंग और ऑफसेट में यही इसका फंक्शन है, ठीक है। वाइल चेनिंग along sloping ground a plumb bob is required to transfer the points on the ground, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और भी, जैसे स्लोपिंग ग्राउंड है, ठीक है, उस स्लोपिंग ग्राउंड में हम लोग इस तरह से चेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये किस पॉइंट पे, जैसे हवा में पकड़े हैं, ऊपर पकड़े हैं, ये धरती पे कौन सा पॉइंट आएगा, ठीक है, इसका पोजीशन कैसे, जैसे फ्लैट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे खड़े हैं, जैसे चेन, एक हैंडल यहाँ पे, एक हैंडल यहाँ है, जस्ट इसके नीचे हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे खड़े हैं मार्किंग कर दीजिए, एरो से पता चल जाएगा। लेकिन जब स्लोपिंग ग्राउंड है इस तरह से, तब इसके नीचे वाला वो पॉइंट कौन सा है, ये पता करने के लिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं,
प्लम बॉब को फ्री फॉल कराते हैं और जिस पॉइंट पे धरती को टच करता है वही उसका पोजीशन हो गया। अब यहाँ पे से सक्सेसर जो है आगे बढ़ेगा, फॉलोअर जो है इस पॉइंट पर पहुँचेगा जहाँ पे मार्किंग पिंस गड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट को स्लोपिंग ग्राउंड में इस पॉइंट को धरती पे इस्टेब्लिश करने के लिए भी प्लम बॉब का यूज़ होता है, या फिर और बहुत सारा फंक्शन है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक द रेंजिंग पोल्स वर्टिकल, जैसा कि बताएं रेंजिंग पोल्स को वर्टिकल रखने में भी काम आता है। एंड ट्रांसफर द पॉइंट्स फ्रॉम लाइन रेंजर टू द ग्राउंड। ठीक है, और किसी भी पॉइंट को ग्राउंड में ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ है, एप्लीकेशन है। ठीक है, तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट था इसके बारे में हम लोग जिक्र किए। ठीक है, कुछ खास नहीं था इंस्ट्रूमेंट, बेसिक थ्योरीज ही चल रहा था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जैसे जैसे यूनिट बढ़ता जाएगा तो थोड़ा सा जो है आप लोग चैप्टर में इन्वॉल्व होते जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन जो लेवल है उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी थ्योरेटिकल पार्ट ही है, ऑलमोस्ट सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ें, बेसिक सा है। कोई अगर प्रॉब्लम है अभी भी तो डिस्कस करिए उसको। थैंक यू।